हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में जो 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो रहेंगे आपके हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर कंपोनेंट से। ठीक है जी। अब ये जो PYQs हैं आपके 2017 और 2018 के यहाँ पर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बहुत सिंपल चीज आपसे पूछी गई है कि बताइए इन ट्रेवलर्स में से कौन से ऐसे ट्रेवलर थे जिन्होंने एक्सटेंसिवली इलैबोरेटिवली डायमंड्स और इंडिया की डायमंड माइंस के बारे में डिस्कस किया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 2018 का आपका एक क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में फ्रांसोआ बर्नर के बारे में कहा जा रहा है, सेकंड में जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर के बारे में कह रहे हैं, सेकंड में जीन डी थेवेनॉक के बारे में कह रहे हैं, और फोर्थ में आपके एबी बथरलमी क्यारी के बारे में कहा जा रहा है। तो ये आपकी 4 ऑप्शन हैं। थोड़ा सोचिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इजीली आप मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो अब ट्रेवलर्स इतने रहे हैं, इंडिया आए हैं, अब उनसे रिलेटेड आपको किसी भी तरीके से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वहां पर पूछा जा सकता है। तो बहुत सिंपल तरीका कैसे है इनके नोट्स बनाने का, इन्हें अच्छे से रिवाइज करने का, कि पहले आप नाम लिख लीजिए ऊपर, ठीक है जी। फिर कौन सी उनकी टाइमलाइन क्या थी, किस दौरान वो आए थे, ठीक है जी। फिर कौन कौन से रीजन उन्होंने ट्रैवल किए, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या चीज़ें उन्होंने विटनेस की वहाँ पर, क्या उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, और क्या क्या चीज़ें उन्होंने पर्टिकुलरली पब्लिश भी की। कि पर्टिकुलरली नाम आपको इस तरीके से पूछा सकता है कि पर्टिकुलरली कोई बुक का नाम पूछ लिया गया हो, कौन से ट्रैवलर द्वारा पब्लिश की गई थी इंडिया से रिलेटेड। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी जरूरी है और जिसके आधार पर UPSC क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है जी। तो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा इनके बारे में, ट्रेवेनियर भाई साहब के बारे में। तो इंडिया ये आए थे, पर्शिया भी गए थे, और बेसिकली इसी के चक्कर में इन्होंने 1976 में एक अपनी 6 जर्नीज की वहां पर अकाउंट भी पब्लिश की थी। क्या था उसका नाम? लेस 6 वॉयजेस डी जेन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। ठीक है जी। मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, जिसको बाद में ट्रांसलेट भी किया गया 1678 में, द 6 वॉयजेस ऑफ जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। ठीक है जी। अब खास बात क्या है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड, कि इन्हें किस चीज के लिए जाना जाता है? फॉर हिज 1666 डिस्कवरी और परचेज ऑफ 116 कैरेट ट्रेवेनियर ब्लू डायमंड। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके आधार पर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको कुछ पेयरिंग्स दी गई हैं, ठीक है। 4 पेयर्स हैं, बताना है इनमें से कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं, और उसी के चलते आपको 4 कोर्स प्रोवाइड किए गए हैं, और ये है आपका 2017 का क्वेश्चन। सबसे पहले हमें कह रहे हैं राधाकांता देव के बारे में कि पहले प्रेसिडेंट थे ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के। सेकंड में गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के बारे में कह रहे हैं कि ये आपके मद्रास महाजन सभा के फाउंडर थे। और थर्ड में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में कह रहे हैं जो आपकी इंडियन एसोसिएशन थी उसके ये फाउंडर थे। तो 3 पेयरिंग्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी आपकी एसोसिएशंस रही हैं, जितनी सभाएं रही हैं, इनसे रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहली बात, डेट, कब इनकी स्थापना की गई। ईयर तो आपको मतलब याद तो होना ही चाहिए। फिर किसके द्वारा स्थापना की गई, फाउंडर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन रहे, ठीक है जी। बाकी अगर पोस्ट इसमें बाकी रखी गई थी तो वो किसके द्वारा हैंडल की गई थी, और खास बात की ऑब्जेक्टिव क्या था बेसिकली उस एसोसिएशन या सभा की स्थापना का। ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसे कि आपके पहले पेयरिंग में बोला गया है, राधाकांता देव के बारे में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। ब्रिटिश एसोसिएशन के आपके पहले प्रेसिडेंट रहे हैं। गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के बारे में जो कह रहे हैं कि मद्रास महाजन सभा के ये फाउंडर रहे हैं, तो ये आपकी ऑप्शन गलत है। क्यों? जो आपकी मद्रास नेटिव सभा है, अब बहुत ही सेम नाम है बट अलग अलग चीजें हैं, मद्रास नेटिव सभा थी बेसिकली, उसके ये फाउंडर रहे थे। थर्ड में जो कह रहे हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में, तो ये बिल्कुल करेक्टली बताया गया है, इंडियन एसोसिएशन के ये फाउंडर रहे थे। फर्स्ट और थर्ड आपके यहाँ करेक्ट है, उसी के आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक सी चीजें डिस्कस कर लेते हैं तीनों ही सभा और एसोसिएशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात की हमने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में, स्थापना बता दी गई है आपको 29 अक्टूबर 1851 कलकत्ता में की गई थी। राजा राधाकांता देव और देवेंद्रनाथ टैगोर इसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे। ठीक है जी। बाकी मेंबर्स के नाम भी आपको यहां पर बता दिए गए हैं, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि सपोज आपको ऊपर एसोसिएशन या सभा का नाम दे दिया गया हो, नीचे मेंबर्स के नाम दे दिए गए हो, आपको पूछ लिया जाए कि बताइए कौन कौन से मेंबर्स इस पर्टिकुलर एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड थे। ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि सिक्योर करनी है इंप्रूवमेंट्स इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, साथ साथ जो हमारा सिस्टम है गवर्नमेंट का जो कि पार्लियामेंट द्वारा रखा गया है। तो बेसिक सी बात यहां पर क्लियर हो चुकी है। अगली की ओर बढ़ते हैं जहां पर मद्रास महाजन सभा के बारे में बात की जा रही है। तो ये इंडियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में बेस्ड थी। ठीक है जी, वहीं से ऑपरेट कर रहे थे। और जो पहली ऑर्गेनाइजेशन आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी की जिसने एजिटेट किया था फॉर द राइट्स ऑफ इंडियंस, वो थी आपकी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जो कि एस्टैब्लिश की गई थी बाय द पब्लिसिस्ट गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी द्वारा 1849 में। ठीक है जी। ये ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाई, इवेंचुअली डिसबैंड कर दी गई थी। फिर मई 1884 में आपके ये 3 भाई साहब थे, विरागावचरियर,
फिर आपके सुब्रमण्यम अय्यर और आपके आनंदा चरलू। तो इन्होंने एस्टैब्लिश की थी आपकी मद्रास महाजन सभा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। वहीं आपकी इंडियन इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की थी थर्ड पेयरिंग में, तो बेसिकली वो भी आपकी एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि आपकी स्थापना की गई थी ब्रिटिश इंडिया में बाय द सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस इन 1876। ठीक है जी, तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है तीनों ही एसोसिएशन से रिलेटेड। आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल चीज पूछी जा रही है, जैसे कि हमने बात भी की कि डेट्स बहुत मैटर करती हैं, तो वही चीज आपसे यहां पर भी पूछ ली गई है। 2018 का एक क्वेश्चन है कि बताइए इनमें से कौन से इवेंट्स आपके सबसे पहले हुए हैं। सबसे पहले कह रहे हैं स्वामी दयानंद ने एस्टैब्लिश की आर्य समाज। सेकंड में कह रहे हैं दीनबंधु ने लिखा नील दर्पण। थर्ड में कह रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा आनंद मठ। या फिर डी में लिखा जा रहा है सत्येंद्र नाथ टैगोर आपके पहले इंडियन बने थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम सक्सीड किया था। ठीक है जी, मतलब उसे हम कह सकते हैं सक्सेसफुली वहां पर उनका अटेम्प्ट रहा था। तो 4 ऑप्शंस हैं, बताइए इनमें से सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ है। तो अब टाइमलाइन का खेल यहाँ पर आ गया है, इसलिए कहते हैं डेट्स आपको एटलीस्ट ईयर तो पता होने जरूरी है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। 2018 का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है दीनबंधु मित्रा ने जब आपका नील दर्पण लिखा था। तो ये जो आप हम जैसे कहते हैं इंडिगो रेवोल्यूशन है, उसी पर आपका ये बेस था। ठीक है जी, कब था ये? 1858-59 में लिखा गया था। उसके बाद आपकी कौन सी एक्टिविटी हुई थी इनमें से? आपकी 1864 में फिर सत्येंद्र नाथ टैगोर जी पहले इंडियन बने थे जिन्होंने बेसिकली आपका इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम था, जो कि उस दौरान इस तरीके से सेट किया गया था कि कोई भी इंडियन इसे वहां पर पास नहीं कर पाया, तो इन्होंने पास किया था ये एग्जाम। ठीक है जी, फिर उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ था? फिर उसके बाद आपके स्वामी दयानंद ने एस्टैब्लिश की थी आर्य समाज 1875 में, और फिर आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ लिखा था 1882 में। ठीक है जी, तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछे भी गए हैं यूपीएससी में कि वहां पर आपको कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स दे दिए गए हों, आपसे पूछा जाए कि बताइए कलेक्ट जो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो क्या रहेगा, नीचे ऑप्शंस दे दी गई होंगी। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंपल चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि नील दर्पण के बारे में बंगाली प्ले था जो कि आपके दीनबंधु मित्र द्वारा यहाँ पर लिखा गया था। जो नील विरोध था जिसे हम इंडिगो रिवोल्ट भी कहते हैं, तो बेसिकली उसमें काफ़ी ये खास रोल इन्होंने प्ले किया था। ठीक है जी, आर्य समाज के बारे में आपको बता दिया गया है, काफ़ी सिंपल चीज़ें बताई गई हैं। वहीं आपके आनंद मठ के बारे में भी बेसिक चीज़ें आपको बता दी गई हैं जिन्हें आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, दोबारा से पेयरिंग वाला क्वेश्चन आ चुका है। ट्रेडिशंस और उनसे रिलेटेड, कम्युनिटीज से रिलेटेड आपको 3 पेयर्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन कौन से पेयर्स आपके करेक्टली यहां पर मैच्ड हैं। दी गई हैं 4 ऑप्शंस। पहला पेयर देख लेते हैं, चलिया साहिब फेस्टिवल सिंधी से रिलेटेड। फिर कह रहे हैं नंदा राज जाट यात्रा, ये आपका गोंड से रिलेटेड। और थर्ड में कह रहे हैं वरी वरकरी, आपका संथल से रिलेटेड है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, 3 पेयर्स दिए गए हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ओनली। 2017 का आपका ये क्वेश्चन है कि जो चलिया साहिब फेस्टिवल है, ये सिंधिस का फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में। डिस्कस करेंगे इसे। बाकी जो 2 ऑप्शंस थी, कैसे अगर हम आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको वहां पर टैकल करना है और ये इंश्योर करना है कि आपने करेक्ट ऑप्शन ही वहां पर मार्क किया हो। तो आपको जो नंदा राज जाट यात्रा है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहली तो इन 2 जो आपकी ये कम्युनिटीज़ के बारे में बात की गई है, ट्राइब्स के बारे में बात की गई है, गोंड और संथल की, कौन कौन से रीजन की हैं ये। ठीक है जी, अब जो आपका नंदाराज जाट यात्रा है, बेसिकली ये आपका उत्तराखंड से रिलेटेड फेस्टिवल है। बट जो आपके गोंड्स हैं वो कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो बहुत इजीली आप यहाँ पर देख सकते थे कि ये दोनों आपके करेक्ट पेयरिंग नहीं है। वहीं बात करें वरी वरकरी के बारे में, तो ये आपका महाराष्ट्र का एक फेस्टिवल है, जहाँ हम जिसे कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फॉलो भी किया जाता है। पर्टिकुलरली उसी रीजन में ये कंसंट्रेटेड भी है, ये पर्टिकुलर आपका ट्रेडिशन। तो जो आपके संथल्स हैं वो आपके झारखंड जैसे एरिया में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन थी। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी बताई गई है, जैसे कि जो सबसे पहला हमने वहाँ पर डिस्कस किया आपका चलिया साहिब फेस्टिवल के बारे में। 40 डे का फेस्टिवल रहता है जो कि आपके जुलाई और अगस्त के महीने में सिंधीज यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर लॉर्ड झूलेलाल को ये वर्शिप करते हैं।
और बेसिकली यहाँ पर ये पूरे आपके 40 दिन का इसमें आपका फास्ट यहाँ पर रखा जाता है। वहीं बात करें नंदा देवी रात, ये जो रात जाट है जिसे हम हिमालयन महाकुंभ भी कहते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है उत्तराखंड का, जहाँ पर जो आपकी गॉडेस नंदा देवी है बेसिकली उनकी पूजा की जाती है। वहीं बात करें वरकरी के बारे में, तो ये जो आपका पर्टिकुलर फेस्टिवल है ये एक तरीके से जो वहाँ का भक्ति स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है हिंदुइज्म का महाराष्ट्र से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा ये फॉलो भी किया जाता है। तो यहाँ पर विट्ठल की पूजा की जाती है, ठीक है जी। और साथ के साथ जितने भी आपके सेंट्स या गुरुज रहेंगे आपके इस भक्ति मूवमेंट के एसोसिएटेड विद द वर्करीज, वो इंक्लूड कौन कौन है उन सभी के नाम आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, ठीक है जी, एकनाथ हो गए, तुकाराम हो गए, तो इन सभी के नाम भी आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन क्या है आपका, ये बेस है सब्सिडरी अलायंस के ऊपर, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ते ही हैं। तो 2018 में इससे रिलेटेड बहुत ही एक कंसेप्चुअल नेचर का क्वेश्चन पूछा गया था, देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं बताइए इनमें से कौन सी आपकी अप्लाई नहीं करती, तो सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस जो कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सबसे पहले में कह रहे हैं कि वो मेंटेन करना चाहते हैं लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस। सेकंड में कह रहे हैं कि इंडिया को सेफ रखना है नेपोलियनिक डेंजर से। और सी में कह रहे हैं टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, या फिर टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट्स। तो ये 4 ऑप्शन दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली अगर आपने सब्सिडरी अलायंस पढ़ा हो तो बहुत इजीली आप बता सकते हैं, पहली तो आपकी करेक्ट है कि बेसिकली ये अप्लाई करती है यहाँ पर, कि वहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या रखा कि राजा बेसिकली जितना भी खर्चा रहेगा उनकी आर्मी का, ब्रिटिश आर्मी का, तो वो राजा ही भरेगा, ठीक है जी। अब उस दौरान नेपोलियन का दौर चल रहा था, जिसके हिसाब से अगर हम समझें कि वहां पर नेपोलियन भी एक्सपैंड कर रहे थे, तो उन्हें चाहिए था कि फ्रेंच एक्सपेंशन इंडिया तक ना पहुंचे, ठीक है जी। तो इसीलिए वहां पर उन्होंने क्या बात रखी राजाओं के साथ कि जो सब्सिडरी अलायंस वहां पर साइन करेगा कि किसी भी एक्सटर्नल पावर के साथ वो बात नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब सी में कह रहे हैं टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। अब उस दौरान उन्हें फिक्स्ड इनकम की टेंशन नहीं थी, उन्हें यह था कि ज्यादा से ज्यादा जितने इंडियन स्टेट्स हैं वो ब्रिटिश हम रूल के अंडर आए, ठीक है जी। तो वही चीज वो इंश्योर भी करना चाह रहे थे सब्सिडरी अलायंस के चलते, तभी आपकी डी भी यहां पर अप्लाई करती है। और उसी के आधार पर सी आपकी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है कि वो आपकी अप्लाई नहीं करती टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ठीक है जी। तो वही चीजें आपकी यहां पर डिस्कस भी की गई हैं। क्या बेसिक सी बातें रखी गई थी, कोई भी नेटिव रूलर रहेगा जो कि सब्सिडरी अलाई बन जाएगा इंग्लिश का, तो वो प्रोटेक्ट करेगा कंपनीज की गवर्नमेंट अगेंस्ट द फॉरेन अटैक। मतलब अगर नेपोलियन किस प्रकार का अटैक करते हैं तो वहां पर उस पर्टिकुलर राजा को भी साथ देना पड़ेगा इंग्लिश का, ठीक है जी। अब वहां पर एक गारंटी दी गई नेटिव रूलर को कि उन्हें यहाँ पर एक मेंटेन करनी है ब्रिटिश फोर्स, जो कि ब्रिटिश कमांड के आधार पर चलेगी, और जितना भी उनका खर्चा रहेगा वो पर्टिकुलरली कौन देगा, वो राजा देगा। और साथ साथ उन्हें किसी भी तरीके की वो नेगोशिएशन नहीं कर सकते किसी भी फॉरेन पावर के साथ विदाउट द नॉलेज ऑफ ब्रिटिश। तो ये बेसिक सी चीजें रखी गई थी सब्सिडरी अलायंस में, ठीक है जी। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आई होप आपने यहाँ पर आज के 5 क्वेश्चन करेक्टली आंसर किए हों। बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, ताकि जो आपकी प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन है उसके चलते आप डेली प्रैक्टिस करें, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको पता लगेगा कितना आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक रेडी है या नहीं, ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड ओपन मॉक टेस्ट हमने जारी किए थे 3 अक्टूबर को, बट वो एक ही दिन के लिए थे, बट बाद में उन्हें एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक, 10 अक्टूबर तक, ठीक है जी। जितने भी भाई बंधु हमारे 2021 का प्रीलिम्स लिख रहे हैं, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो एक बार जरूर इन दोनों ओपन मॉक टेस्ट को वहां पर दीजिए, ठीक है जी। दोनों ही जीएस और सी साइड का आपका वहां पर अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे जितने हरियाणा के भाई बंधु हैं जिनका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, वो पास कर चुके हैं, हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए स्लीपी क्लासेस लेके आया है हरियाणा के मेंस से रिलेटेड कुछ कोर्सेज, जिसमें आपकी जीएस की टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। 6 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर दिए जाएंगे, फिर आपके सोशियोलॉजी और पीएसआईआर इनके भी कोर्सेज यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा कोर्स का जो कंटेंट रहेगा एक साथ वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और टेस्ट सीरीज भी है जिसमें आपके सेक्शनल एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, ठीक है जी। अब रिसेंटली ही बिहार की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, 12 दिसंबर की डेट निकाली है बिहार की पब्लिक सर्विस कमीशन ने कि उस दिन वो एग्जाम लेंगे। तो उसी से रिलेटेड 2 महीने हैं अब आपके पास, तो 2 महीने में रैपिडली जो कोर्स कवर किया जाएगा तो वो किया जाएगा हमारे क्रैश कोर्स में,
ठीक है जी। अर्ली बर्ड ऑफर यहाँ पर लगाया गया है, थोड़े समय तक ही वैलिड है, तो जाके जरूर हमारी वेबसाइट पे जाइए और इसके कोर्स की डिटेल चेकआउट कीजिए। शेड्यूल वहाँ पर अटैच्ड है, आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस वहाँ पर कवर कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कॉल कीजिए, हम हर एक पॉसिबल कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।